नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऋषि मिश्रा और इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे कि आज के समय में परिस्थितियों को देखते हुए विश्व को क्या एक अथॉरिटेटिव पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, शी जिनपिंग का चाइना, वो चाइना जो गलवान में भारत के ऊपर हमला करता है और भारत के सैनिकों की हत्या हो जाती है, उनको शहादत झेलनी पड़ती है चीनी सिपाहियों के सामने। हालांकि चीन के सिपाही भी मरे, लेकिन ऐसा चाइना क्या जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। दुनिया को वो चाहिए या दुनिया को डेमोक्रेटिक आरओसी चाहिए, एक लोकतांत्रिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताइवान की। ताइवान, जैसा कि आप सभी को पता है, ये अपने आप को ओरिजिनल चाइना बताता है और चाइना इसको अपना एक पार्ट बताता है। अब इन दोनों के बीच की कहानी क्या है और क्या दुनिया आज डेमोक्रेटिक आरओसी को एक विकल्प के रूप में देख सकती है चाइना के, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब इतिहास पे अगर आप चलेंगे तो देखिए 1910 में चीन में जो आखिरी डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी, उसका पतन हो जाता है। अब चाइना जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाने लगता है और यहाँ पे सन यात सेन, याद रखिएगा, ये चाइना के फादर कहे जाते हैं और इनकी पूजा ना सिर्फ कम्युनिस्ट करते हैं बल्कि नेशनलिस्ट भी करते हैं। आई मीन टू से बोथ द कम्युनिस्ट एंड द नेशनलिस्ट, ओके, बोथ टर्म्ड हिम एज द फादर ऑफ मॉडर्न चाइना। इन्होंने कुओमिंतांग की स्थापना की। अब ये केएमटी इनकी नेशनलिस्ट पार्टी थी। देखिए, तब तक तो कम्युनिज्म जैसा कुछ था भी नहीं दुनिया में। कम्युनिस्ट की पहली क्रांति कब आई है? रशियन रेवोल्यूशन। आप सभी ने पढ़ा होगा विश्व इतिहास में। रशियन रेवोल्यूशन कौन से वर्ष में हुआ? 1917 में हुआ। तो मार्क्स जो फिलॉसफी जर्मनी का मार्क्स 50 से 70 साल पहले दे करके गया था, उसका सबसे पहला प्रयोग 1917 में रशिया में करके दिखाया। मैं पूछ रहा हूं आपसे अब ये क्वेश्चन कि रशिया में वो रेवोल्यूशन करने वाला व्यक्ति कौन था? प्लीज टेल मी इन द कमेंट थ्रेड। ओके, सो रशिया में रेवोल्यूशन आई 1970 में और उसके बाद ही जो मार्क्स और लेनिन के पूरे जो विचार थे ना, वो पूरी दुनिया में फैलने लगे। पूरी दुनिया में ये लाल क्रांति धीमे धीमे फैलने लगी और भारत में भी आपने देखा होगा। इसके बाद ही भगत सिंह जैसे लोग, भगत सिंह हुए, हमारे सुखदेव हुए, राजगुरु हुए, सचिन सान्याल का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एक किताब लिखी थी बंदी जीवन, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसा एक युवा, जो भारत का युवा है, यदि उसको जेल में बंद कर दिया जाता है तो उसको क्या, उसके वहाँ पे इमोशंस होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, ये पूरा इस किताब में डिस्क्राइब है। तो ये चीज़ें आई। तो 1917 में जब रूस में क्रांति हुई थी, वहीं से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी थी और भारत की भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कौन से वर्ष में बनी थी और इसके फाउंडर कौन थे? कोई कमेंट थ्रेड में बताए। जब रशियन रेवोल्यूशन हो गया 1917 का, तो कम्युनिस्ट मूवमेंट धीमे धीमे फैलने लगी। अब इसने चाइना में भी अपने पांव पसार लिए और चाइना में माओ जेडोंग, आपको पता है ना, भारत में माओविस्ट ग्रुप होते हैं, नक्सलियों का एक माओविस्ट ग्रुप है। माओ क्या कहता था? माओ कहता था कि सत्ता जो है वो बंदूक की नली से होकर के गुजरती है। मतलब यदि आपके पास बंदूक है तो आप सत्ता में हो, आपके पास पावर है, आप गोली के दम पर, आप गन के दम पर किसी पर भी अपना शासन स्थापित कर सकते हो। तो ये जो माओविस्ट है ना, भारत के नक्सली, ये इसी विचारधारा पे आगे बढ़ते हैं। नेपाल में यही सत्ता में है और ये पूरा का पूरा जो हमारा कॉरिडोर है, जिसे आप रेड कॉरिडोर कहते हो भारत में, एक पतली सी नैरो स्ट्रिप है, ये इसी विचारधारा पे आगे बढ़ती है। तो चाइना में ये हुआ कि सिविल वॉर की कंडीशन हुई, ठीक है। अब कई सालों तक कम्युनिस्टों और नेशनलिज्मों के बीच में एक सिविल वॉर चलती रही। इसमें अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से नेशनलिस्ट सरकार के साथ था, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न नेशंस के लिए तो कम्युनिज्म एक खतरा था। इसीलिए तो ब्रिटेन ने कई वर्षों तक हिटलर के द्वारा किए जाने वाले जितने भी काम थे उन पर एकदम नज़रअंदाज उनको की, आंखों पे अपनी पट्टी बांध के रखी थी ब्रिटेन और फ्रांस ने। उनको ये लग रहा था कि हिटलर जो भी कर रहा है वो एंटी कम्युनिज्म के लिए कर रहा है, वो कम्युनिस्टों से नफरत करता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, इसलिए करने दो, इसमें तो हमारा ही फायदा है। वो तो जब उसने पोलैंड पे हमला कर दिया तब ब्रिटेन की आंखें खुली। और हिटलर तो ऐसा व्यक्ति था कि उसने तो रशिया को भी नहीं छोड़ा। फाइनली वहीं पे उसकी हार निश्चित हुई जिस दिन उसने रशिया पे अटैक किया।
तो जब यहाँ पे 1949 में फाइनली भारत की आज़ादी के 2 वर्ष के बाद चाइना में सिविल वॉर खत्म होता है। सिविल वॉर के समय कई बार ऐसा होता है कि जापानीज खतरे की वजह से ये दोनों ग्रुप आपस में मिलजुल जाते हैं। अब देखिए सिविल वॉर में कम्युनिस्ट क्यों जीते और नेशनलिस्ट क्यों हारे, इसके पीछे तो बहुत लंबी कहानी है, वो फिर किसी दिन हो जाएगी। 1949 में बेसिकली आप याद रखना पूरे विश्व के लिए ये शॉकिंग था। अमेरिका ने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो जाएगा और कम्युनिस्ट यहाँ पे सत्ता में आ गए। अब यहाँ पे जो इस समय नेशनलिस्ट थे उनका नाम था चियांग काय शेक, ठीक है। ये ताइवान के फोरफादर बनेंगे, मतलब फाउंडिंग मेंबर बनेंगे। तो ये सीधे यहाँ से शिफ्ट कर गए ताइवान। आगे हम देखते हैं। देखिए ये नक्शा है जो बेसिकली आप इसमें से समझ सकते हैं। आपको पता है P5 देश में चाइना भी एक कंट्री है, लेकिन ये चाइना जो है ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं है। बट याद रखिएगा 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना है और यूनाइटेड नेशंस के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं इस साल अक्टूबर में, कौन से दिन होने वाले हैं प्लीज टेल मी इन दी कमेंट थ्रेड। तो जब यूनाइटेड नेशन बना तो अमेरिका ने जिस चाइना को यहां पे रखा था वो चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना था, जो नेशनलिस्ट चाइना था। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि चाइनीज में जो ये यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपना शासन स्थापित कर लेगी। ये तो फाइनली इसके 4 साल बाद 1949 में हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए जो कंट्रीज रेड में हैं वो कंट्रीज हैं जो पीआरसी को रिकॉग्नाइज करते हैं और जो ब्लू में हैं वो आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि आज के ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1949 के समय क्या था, ये स्लाइड 1 देखिए। इसमें देखिए ब्लू में जितने भी हैं ना ये ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में। और इसमें आप इंडिया को देखिए, इंडिया भी यहाँ पे ब्लू में है। इंडिया ताइवान को रिकॉग्नाइज करता था। हालांकि रशिया आप देखिए एक बड़ी पावर है जो उस समय चाइना को रिकॉग्नाइज करता था, मतलब कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1960 में भी देखिए हालात वैसे ही हैं, 1971 में भी हालात वैसे हैं। इस स्लाइड में 3rd स्लाइड में देखिए यहां पे भी हालात वैसे ही हैं। फाइनली 1971 के बाद हालात बदलते हैं। 1989 के नक्शे में देखिए अब यहां पे ब्लू वाले एकदम नाम मात्र के हैं। ये एक सऊदी अरब आप एक बड़ा देश देख सकते हैं जो तब भी रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान रहा था कि हाँ ये ओरिजिनल चाइना है। उसके बाद सऊदी अरब भी 2000 आते आते चला गया। तो चाइना की बढ़ती हुई शक्ति, चाइना का बढ़ता हुआ इकोनॉमिक क्लाउड, ग्लोबल क्लाउड, ठीक है, उसका बढ़ता हुआ स्टैचर, उसके आगे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहीं भी टिक नहीं पाया। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी आज तक चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है 1 कंट्री है और 2 सिस्टम है, ठीक है, और 1 चाइना की बात करता है। ताइवान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जाए, कहीं पे भी जाए, उसे चाइनीज ताइपेई के नाम से जाना पड़ता है। जैसे एयर इंडिया का कोई विमान अगर भारत से उड़ करके ताइवान जाता है तो उस पर ताइवान नहीं लिखा होता है, उस पर लिखा होता है चाइनीज ताइपेई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भारत सरकार चाइना को नाराज नहीं करना चाहती। क्यों नहीं नाराज करना चाहती? अरे भाई चाइना को कौन नाराज करना चाहता है आज के समय में? अमेरिका की थोड़ी बहुत हिम्मत है, वो भी ट्रंप के नेतृत्व में। अब अगर ट्रंप हार गए तो जो बाइडेन तो आने वाले समय में फ्री मार्केट को पूरा सपोर्ट करते हैं, तो जो जितनी भी ट्रेड वॉर है ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब ताइवान और चाइना की कहानी पे आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि रिपब्लिक ऑफ चाइना किस मामले में पीआरसी से अलग है। ताइवान को एक नेशन के रूप में देखिए। बेसिकली हुआ क्या था कि ताइवान जब 1950s में यहाँ पे इनको चियांग काई शेक को जाना पड़ा, तो याद रखिएगा ताइवान में कई हजार, उस समय चाइना से जो लोग निकल करके यहाँ से गए उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी थे। जितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे सब छोड़ के चले गए, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं था कि कम्युनिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। माओ जेडोंग तो सीधे बंदूक से बात करने वाला आदमी था, इसको तो कुछ पता भी नहीं था कि करना क्या है, कैसे करना है। इसकी माओ एज अ लीडर, एज अ रिवोल्यूशनरी लीडर was brilliant, but as a political person, as the chairman or the president of the China, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ चाइना का। 1978 तक जब तक ये बंदा जिंदा था तब तक चाइना एक डेवलपिंग कंट्री था, भारत से किसी भी मामले में आगे नहीं था, बल्कि भारत इससे कई मामले में आगे था। वो तो डेन शॉपिंग के आने के बाद चाइना का विस्तार चालू हुआ और चाइना जो आज चाइना है वो डेन शॉपिंग ने बनाया। तो उस समय इंटेलेक्चुअल्स जितने भी थे, जितने भी यहाँ पे लर्नेड लोग थे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन थे, जो चाइना का ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व था, वो सब कुछ लेकर के लोग यहाँ से चले गए थे ताइवान। अच्छा, चाइना और ताइवान को अलग करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है आप पहले ये बताइए, और साथ ही साथ ताइवान का पुराना नाम क्या है?
ताइवान का जो पुराना नाम है वही इन दोनों के बीच में पड़ने वाली स्ट्रेट का नाम है। तो मैंने इतना क्लू दे दिया है, अब कोई मुझे इसका जवाब दे। ताइवान में क्या हुआ? ताइवान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पे हुआ, ठीक है। 1980s तक ताइवान में मिलिट्री रूल था। मिलिट्री रूल लगा करके रखा गया था क्योंकि उनको खतरा था। कई लोग ताइवान में भी ऐसे थे, क्योंकि बेसिकली तो पहले दोनों देश एक ही थे, तो ताइवान में कई लोग पहले से मौजूद थे जो कम्युनिस्टों का फेवर करते थे। और उस समय माओ जेडोंग ने बहुत कोशिश की थी कि हम किसी भी दिन इन्वेट कर दें, लेकिन अमेरिका के डर की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1970s तक अमेरिका और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं थे, ठीक है। 1970s आने पे रिचर्ड निक्सन, इस बंदे का नाम याद रखिएगा, इसने इंदिरा गांधी को विच कहा था, ठीक है, चुड़ैल कहा था। और ये वही व्यक्ति है जो भारत को बर्बाद करना चाहता था, और ये इकलौता राष्ट्रपति है जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया अमेरिका में और उसे इस्तीफा देना पड़ा। वो कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ेगा? कोई मुझे याद दिलाएगा क्या? तो रिचर्ड निक्सन, और उस समय अमेरिका का जो एनएसए था हेनरी किसिंजर, ठीक है, ये अभी पिछले वर्ष आया था और भारत के प्रधानमंत्री से मिला था। ये नंबर 1 दुश्मन है भारत का। इसने पूरी कोशिश की थी 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई में, यूएस का 7वां बेड़ा जो न्यूक्लियर फ्लीट था वो बे ऑफ बंगाल में आ चुका था। वो तो भला हो इंदिरा गांधी जी का, जिन्होंने सोवियत्स के साथ पहले से डील करके रखी थी। सोवियत ने उस समय चाइना को कंट्रोल किया कि तुम तो भाई साहब बिल्कुल भी बोलना मत, ठीक है। और सोवियत ने साथ ही साथ यूएसए और यूके दोनों को कंट्रोल किया। सोवियत ने अपना जो न्यूक्लियर बेड़ा था वो भेज दिया, और चूंकि सोवियत के पास भी कहीं से भी रशिया आज की डेट में भी मिलिट्री पावर में कहीं से भी कमजोर नहीं है, ये बर्बाद कर सकता है पूरी दुनिया को, इवन अमेरिका को। और रशिया का जो S-400 सिस्टम है, आप सभी को पता है, ये अमेरिका के सिस्टम से भी बेहतर है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। तो अगर रशिया के साथ हमारी ये ट्रीटी ना होती तो अमेरिका और इंग्लैंड, जिनको आज आप दोस्त कहते हो ना, ये उसी समय भारत को खत्म करने पे तुले थे। ये पाकिस्तान के साथ थे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, पहली बात तो याद रखिएगा। यहाँ पे गिव एंड टेक की पॉलिसी चलती है, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ताइवान बेसिकली एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। इसकी इकोनॉमी जो है वो हांगकांग के साथ साथ सिंगापुर और साउथ कोरिया, इन सबको मिलाकर के एशियन टाइगर्स कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था। ताइवान के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे कि 50-50% यहाँ पे मेन और विमेन का वर्क फोर्स में शेयर है। अब भारत में क्या दिक्कत है कि भारत में जो विमेन है उनका तो वर्क फोर्स में शेयर है ही नहीं, वो तो घर के काम करती हैं जो जीडीपी में जाता नहीं है। तो जब तक विमेन आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी तब तक डबल डिजिट ग्रोथ कैसे हो सकती है? तो ये भारत के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। साथ ही साथ यहाँ की जो लेजिस्लेचर है ना, जो यहाँ की असेंबली है, उसमें 42% महिलाएं हैं। और ताइवान एक लौता ऐसा एशियन कंट्री है, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, जिसने सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ करके रखा है। एशिया के किसी भी दूसरे देश ने इसको अलाउ नहीं किया है, सिर्फ ताइवान ने करके रखा है। तो आप सोचिए वो कितना ज़्यादा लिबरल और डेमोक्रेटिक है। ताइवान में 1990s आने के बाद से एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया था। यहाँ पे पहले वन पार्टी मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती थी, उसके बाद जो लोकतंत्र है सही मायने में 1990s के बाद आया, जब ताइवान इतना शक्तिशाली हो चुका था, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो चुका था, और यहाँ पे मौजूद जितने भी कम्युनिस्ट थे वो या तो चाइना वापस जा चुके थे और या तो वो नेशनलिस्ट थिंकिंग के साथ आगे बढ़ चुके थे। क्योंकि चाइना ने तब तक अपने उत्पाद दिखाने चालू कर दिए थे। 1989 का तियानमेन स्क्वायर याद है ना आपको? आगे आप खुद ही समझ जाएंगे, समझदार इंसान को इशारा काफ़ी है। पीआरसी ने कभी भी रिफ्यूज किया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने से किसी को भी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हमेशा डराता धमकाता है कि आप रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कोई भी कूटनीतिक संबंध नहीं बनाएंगे, और जितने भी आपके डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं ना, जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं पीआरसी के, वो हमेशा क्या कहता है कि आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्लेम को रिकॉग्नाइज करते हो ताइवान में। मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो बेसिकली उसका हिस्सा है ताइवान। इस बात को आप अगर रिकॉग्नाइज करते हो तभी हमारे आपके संबंध रहेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से ताइवान का एक दोस्त रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान के बीच में ताइवान रिलेशन एक्ट पास हुआ था 1979 में। एक बात यहाँ पे और मिस हो गई है, 1971 में मैंने आपको बताया कि जब यूएसए ने यहाँ पे अपने संबंध बना लिए और रिचर्ड निक्सन पहले प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने यहाँ की यात्रा की हेनरी किसिंजर के कहने पे। और हुआ क्या था कि
स्टॉलिन की मौत के बाद जब निकिता ख्रुश्चेव आए यूएसएसआर में, तो उनको माओ जेडोंग नहीं पसंद था। कम्युनिस्ट पार्टी 1960 के दशक में पूरी दुनिया में दो हिस्सों में विभाजित हो गई। भारत में भी आप देखते हो सीपीआई है, सीपीआई-एम है। तो एक चाइना के प्रति गुलाम रहती है और एक रशिया के प्रति गुलाम रहती है। तो इसकी वजह से अब अमेरिका कोल्ड वॉर लड़ रहा था, उसको यूएसएसआर से खतरा था, तो उसको चीन के रूप में एक बड़ा साथी मिल गया। यहाँ पे दोनों के रिलेशंस स्थापित हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए। तब जाकर के जो यूनाइटेड नेशन में P5 की सीट है जो रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास थी, वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दी गई अमेरिका के सपोर्ट से। जो ऑफिशियल पोजीशन है यूनाइटेड स्टेट्स की आज के समय में वो ये है कि पीआरसी से ये उम्मीद की जाती है कि आप कोई भी बल का प्रयोग नहीं करोगे, ना ही आप धमकाओगे ताइवान को लेकर के, ठीक है। और जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करोगे, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको मेंटेन करोगे। याद रखिएगा, चाइना लगातार अपनी मिलिट्री ड्रिल करता है ताइवान स्ट्रेट जो नैरो सी है उसमें, ठीक है। और उसके बाद वो हमेशा वहाँ से एयरप्लेन्स हों या अपने नेवल शिप्स हों, तो इनको सबको भेजता रहता है। हालांकि ताइवान आज के समय में इतना मजबूत हो चुका है और वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं जाई इंग मैडम, ये बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं। और ताइवानीज तो ऐसे हैं कि ये पूरी तरीके से चाइना के खिलाफ लगे हुए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था बेसिकली इसके पहले भी, जब यूएस के हेल्थ सेक्रेटरी की इस बार की जो विजिट हुई थी ताइवान पे, आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। ताइवान की शक्ति क्या है? देखिए, ताइवान विश्व में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, उसका मालिक है। आप चाहे एक छोटा सा रिमोट बनाओ, चाहे आप मिसाइल्स बनाओ, इन सब का जो कोर होता है ना, कोर क्या होता है, जैसे कंप्यूटर का कोर क्या होता है, मेन पॉइंट क्या होती है, सीपीयू होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेन डिवाइस होती है। वैसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का जो मेन पार्ट होता है, जो उसका ब्रेन होता है जिसके थ्रू वो चलता है, वो होता है सेमीकंडक्टर। विश्व में सबसे बेहतरीन सेमीकंडक्टर, सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर ताइवान की स्टेट कंपनी बनाती है और इसने अभी हाल ही में यूएसए में भी अपनी एक फैक्ट्री डाली है। इसके साथ साथ ऑसस हुआ, एसर हुआ, ये सारी की सारी ताइवान की कंपनी है। अगस्त 2020 के हिसाब से कोरोना वायरस में आप देखिए, ताइवान जैसे छोटे से देश जिसको WHO का कोई भी सपोर्ट हासिल नहीं है, उसका आप रिकॉर्ड देखिए। सिर्फ 500 केसेस यहाँ पे आए हैं, 500 केसेस, आई थिंक आपके शहर में इससे ज़्यादा केसेस हो चुके होंगे, और 7 लोगों की मौत हुई है। कोई भी लॉकडाउन यहाँ पे नहीं लगाया गया। तो आप सोच लीजिए यहाँ की जनता कितनी अच्छी है और कितना ज़्यादा वो सजग है हर चीज़ को लेकर के। ताइवान पहला देश था जिसने WHO को बताया था कि एक नया वायरस आ गया है। तब WHO ये मानने को तैयार नहीं था और चाइना के फेवर में लगातार WHO काम कर रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि WHO के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है चाइना का। आपको क्या लगता है, प्रेशर है कि नहीं है? नोवेल कोरोना वायरस आ गया है, ये बात बहुत पहले ही ताइवान ने बताई थी, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई क्योंकि चाइना का प्रेशर था। और ताइवान का आप रिकॉर्ड देखिए, सिर्फ 500 केसेस, मतलब 500 केसेस कितना बेहतरीन रिकॉर्ड है, आप खुद एक बार जज करिए। अब भारत और ताइवान के रिश्तों को देखते हैं तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि जब गलवान के क्लैशेस हुए तो भारत के पास क्या क्या ऑप्शन है चाइना को सबक सिखाने के लिए। अब देखिए, चीन हमारी सीमा में अंदर आकर के बैठा हुआ है, चीन बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है। हम लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, फुल फ्लेजेड वॉर इज इम्पॉसिबल। आप कैसे लड़ोगे? बिल्कुल नहीं लड़ सकते, ना चाइना अफोर्ड कर सकता है, ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है। लड़ाई तो विनाश की तरफ लेकर के जाएगी। तो जो कुछ काम भारत कर सकता है, जैसे आपने ऐप्स को बैन कर दिया, ठीक। अभी एक एक्सरसाइज होने वाली थी रशिया में जिसमें चाइनीज फोर्सेस भी होते, तो भारत ने अपनी फोर्स को भेजने से मना कर दिया। वहां पे कहा गया कि कोरोना वायरस की वजह से हम नहीं भेज रहे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, सब समझते हैं बिटवीन द लाइंस कि क्यों नहीं भेज रहे। भारत कर क्या सकता है? भारत के पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, दलाई लामा, ठीक है। चाइना इससे बहुत डरता है। दूसरा ट्रम्प कार्ड है ताइवान, ताइवान के साथ रिश्ते सुधारिए। अभी जब ताइवान की प्रेसिडेंट जाई की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी, तो रूलिंग पार्टी जो है देश की, बीजेपी, उसने अपने 2 मेंबर्स को, इन्होंने ऑनलाइन उसको अटेंड किया था, ठीक है। तो एक सिग्नल भेजने की तो कोशिश की गई है, साथ ही साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी हैं, लेकिन हम कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखते। अब अगर भारत चाहे, भारत को आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में उसको नौकरियां चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा क्योंकि अंडर डेवलप्ड है, बिल्कुल भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला होना चाहिए, वो 14 से 15% के लगभग का रोजगार देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता। एग्रीकल्चर सेक्टर 55% यहाँ पे लेबर फोर्स हमारी इन्वॉल्व है। तो अगर आपको अच्छी नौकरियाँ चाहिए,
ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाहिए, और आप नहीं चाहते कि लाखों बच्चे बैठ करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, करोड़ों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, उनमें से चुन करके कुछ हज़ार निकलें, ठीक है, तो आपको अच्छी इंडस्ट्रियल नौकरीज बनानी पड़ेंगी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएगी। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ऐसी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें आप धीमे धीमे डीकपल करके आगे बढ़ सकते हो, आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ताइवान आपकी मदद कर सकता है। ताइवान भी आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है। यदि आप ताइवान के साथ रिश्ते सुधारोगे तो आप चाइना के ऊपर प्रेशर बना सकते हो सकता है चाइना आपसे आकर के मेज पे बैठ करके बात करे, जो आज वो बिल्कुल भी कतरा रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ है 14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, ठीक है, ये है चाइनीज इकोनॉमी का साइज, और एक तरफ है 2.9 ट्रिलियन आप मान लीजिए ये इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी कम से कम 20% से श्रिंक करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो 20% का मतलब कितना हो गया? इसे अगर हम 3 ट्रिलियन मान लें तो लगभग 600 बिलियन, इतना तो हम कम होने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। और चाइना कितना कम होगा? 10%, 20%। चाइना कितना नीचे जाएगा? 13 तक ही तो जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे क्या जाएगा? तो चाइना कहाँ पे बैठा हुआ है, हम कहाँ पे बैठे हुए हैं? हमसे कितना ज़्यादा है? 4 या 5 गुना ज़्यादा है। तो जब तक आप इकोनॉमिकली बराबर नहीं हो सकते तब तक आप बराबरी का सपना भी नहीं देख सकते हो, आप अपने आप को बराबर मान भी नहीं सकते हो। चाइना को यही लगता है कि ये भारत, ये मेरा क्या कर सकता है, ये 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है, इसकी जनसंख्या मेरे से भी ज़्यादा होने वाली है अगले 20 साल में। चाइना की जनसंख्या कम होगी क्योंकि वहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, और भारत की बढ़ेगी क्योंकि भारत में तो कोई रोक लगनी नहीं है। और वैसे भी 2050 आते आते भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के पार हो जाएगी, 160 करोड़ होने वाली है। हालांकि 2100 आते आते ये घट के 100 करोड़ होगी, एस्टीमेट्स यही कहते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स रिपोर्ट यही कहती है। बट 2050 में क्या? और हमारा तो डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा 2056 में खत्म हो जाएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड आप सभी को पता है, अगर इसमें आपने तरक्की कर ली तो कर ली, वरना समय हाथ से निकल जाएगा। तो ये समय यही है, कहता है कि आप अपने रिश्ते सुधारिए। ताइवान जैसे देशों का आप सहयोग हासिल कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं इसमें, और इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप भी मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, विश्व के लिए एक डेमोक्रेटिक ताइवान सही है कि ये अथॉरिटेरियन चाइना, जिसके यहाँ से निकला हुआ एक वायरस आज पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है, और जिसने उस वायरस को लेकर के ना कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, ना कोई जिम्मेदारी ली, और इवन पूरी दुनिया को बताया भी नहीं कि हमारे यहाँ से ऐसा वायरस निकल चुका है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने कमेंट्स करते रहिए। मैं और हॉट इश्यूज़ पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। आप सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स होने हैं, तो मैं एग्जाम्स को लेकर के भी एग्जाम्स ओरिएंटेड बहुत से वीडियोस लाऊंगा, जिसमें आपका कुछ स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के और वर्ल्ड मैप को लेकर के बहुत सी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, आपका भी रिवीजन होगा और हम सबका रिवीजन हो जाएगा। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका फ़ायदा उठाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।